पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेजरली मेरी जो यूनिवर्सिटी में टॉक होती है वो मेजरली होती है माइंडसेट के ऊपर। मैं खुद बेरिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट रह चुका हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने की है बेरिया से, मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने की है ज़ैबिस यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी लाइफ हमने भी गुजारी और हमें भी पता है यूनिवर्सिटी लाइफ में बंदा कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर आखिरी सेमेस्टर तक ये डर लगा होता है कि मार्केट में उतरेंगे तो जॉब कैसे मिलेगी, तो प्रैक्टिकल कैसे होंगे, और माँ बाप को कैसे संभालेंगे, और भाइयों को कैसे संभालेंगे, और मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे आ चुकी होती है ना, वो 4 साल भी आपको बुक्स में घुसते हो तो प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में घुसते हो तो बुक्स रह जाती हैं, जीपीए को पकड़ते हो तो आपकी ये जो लाइफ होती है दोस्तों वाली लाइफ रह जाती है। तो बहुत कन्फ्यूजन चल रही होती है। तो मेरा जो जर्नी है वो क्योंकि मैं खुद इस जर्नी से गुजर चुका हूँ और मैंने उस जर्नी को गुजारा कैसे, तो मैं ज़्यादा यूनिवर्सिटी में जाकर उसकी बात करता हूँ और माइंडसेट की बात करता हूँ। माइंडसेट की बात इसलिए करता हूँ कि इस वक्त सबसे जो चीज़ नहीं मिल रही होती ना बच्चों को, वो माइंडसेट नहीं होता, वो लोग नहीं होते लेफ़्ट राइट पे जो आपको गाइड कर सकें, जो मेंटरशिप कर सकें। दूसरा ये वो मेंटरशिप आपको घर से भी नहीं मिलती, क्योंकि घर में भी हमारे से जो पहले वाली हमारे फादर थे या हमारे दादा लोग गुजरे हैं या फादर लोग गुजरे हैं, चाचा लोग गुजरे हैं, उनके टाइम पीरियड में और हमारे टाइम पीरियड में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है टेक्नोलॉजी का। तो वो जो चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं वो आज के हिसाब से रेलिवेंट नहीं होती। तो छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको थोड़ा सा माइंडसेट और चीज़ें आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद ई कॉमर्स क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो चीज़ें गाइड कर लेता हूँ। बेरिया में 2009 में इंटर हुआ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में, और मैं बहुत छोटे इलाके से हूँ। मानसरा का नाम कितने लोगों ने सुना है? मैं मानसरा से हूँ। तो और मैं उस फैमिली से हूँ जिसमें जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती ना, आपको प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाली जाती। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फादर की होती है। तो जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती तो आपको फील होता है कि यार, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ही नहीं होती, आपको ये नहीं होता कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है, कोई इस तरह की चीज़ मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन जब मैं बेरिया में एंटर हुआ और अपने लेफ़्ट राइट दोस्तों से मिला, लोगों से मिला, नए नेटवर्क से मिला, इस्लामाबाद के लोगों से, बाहर के लोगों से, डिफरेंट सिटीज़ से लोग आए होते हैं, और ये बेरिया का पीक था। 2009 से लेकर 2013-14 बेरिया का पीक था। इसमें बड़ी अच्छे लोग बेरिया में एडमिशन के लिए आते थे। तो विद इन 7 to 8 मंथ्स में जब मेरा पहला सेमेस्टर गुजर गया, उसमें मैंने ये देखा कि यार जो लेफ़्ट राइट पे मेरे दोस्त हैं, जो किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है, कोई मिनिस्टर का बेटा है, जो इसका बेटा है, किसी भी बिजनेसमैन का बेटा है, वो सारा अपना बिजनेस, अपनी जो पॉकेट मनी होती है और अपनी जो फ़ी होती है वो खुद निकालते हैं। हालांकि मैंने और फिर रियलाइज़ किया कि उनको तो ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं एक छोटे इलाके से आया हूँ, मेरे अब्बू ने 13 साल गरीब बच्चों का स्कूल चलाया। हम खान के, जिस तरह पंजाब में चौधरी होते हैं, इस तरह केपी के साइड पे खान होते हैं। खानगी का मतलब ये होता है कि ये इस इलाके का वडेरा है। तो मैंने कहा इनको तो ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो पॉकेट मनी, अपना बिजनेस, अपना कोई गाड़ियाँ बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वो अपनी पॉकेट मनी और अपना खुद निकाल रहे हैं। तो ये अगर कुछ कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा? एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ मैंने ये रियलाइज़ की कि अगर मेरे जो 7-8 दोस्त थे मेरे लेफ्ट राइट पे, वो साथ के साथ कुछ ना कुछ करते थे। कोई कॉल सेंटर पे कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटे चीज़ें चला रहे हैं। तो अगर मैं कोई ओपिनियन रखता था ना उनके सामने, तो वो वैल्यू नहीं करता था। वो मुझे ये कहकर रिजेक्ट करते थे, तू तो अभी तक अपनी फ़ी अपने बाबा से लेता है, तू तो पॉकेट मनी अपने बाबा से लेता है, तो तेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया कि कुछ करना है। उसमें मैंने ब्लॉगिंग का नाम सिर्फ सुना था। आजकल ब्लॉगिंग का नाम होता है, इंस्टा के ऊपर पिक्चर्स लगा दो, वो ब्लॉगिंग है। वो ब्लॉगिंग नहीं होती थी। ब्लॉगिंग बेसिकली होती थी कि आपकी अपनी एक वेबसाइट होती थी, आप उसके ऊपर, मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखता था और स्पोर्ट्स के ऊपर लिखता था। तो आपका जो ओपिनियन होता है, कोई नया गैजेट आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और आप उसके बारे में कैसे देख रहे हो, उसके स्पेक्स क्या हैं और ये फ्यूचर कैसे चेंज करेगा, उसके ऊपर मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने ब्लॉगिंग लिखना स्टार्ट कर दी। और फिर मैंने बेरिया में ढूंढना स्टार्ट किया। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि पूरे पाकिस्तान के जो टॉप 3 ब्लॉगर्स थे UK USA में, जिनकी वेबसाइट टॉप रैंक करती थी, वो तीनों के तीनों बेरियन थे। तो वो शाम के टाइम अर्बन लाउंज में जाकर बैठते थे। और मेरी सिर्फ, जिस तरह आप इधर बैठे हो और आपके किस मीडिया से हैं या BBA से हैं? BBA से हैं। तो आपकी अगर इंजीनियरिंग में कोई है तो आपको सिर्फ नाम पता होता है या आप सिर्फ देखा हुआ होता है उस बंदे को, आपकी इस्लाम दुआ नहीं होती। तो मुझे सिर्फ पता चल गया कि अच्छा यार ये 3-4 लोग हैं, इनकी कम्युनिटी, और ये शाम के टाइम अर्बन लाउंज बैठते हैं। मैं क्या करता था, चेयर पकड़ता था, जाके उनके साथ
सिर्फ बैठ जाता था और वो 12-13 लोग हो जाते थे क्योंकि 3-4 बेरियन आ जाते थे। बकाया जो ब्लॉगर्स इस्लामाबाद के होते थे वो शाम को 5 बजे जाकर उधर बैठ जाते थे। उन 13 लोगों के साथ में जाकर चेयर लगाकर बैठ जाता था और इतनी भी मेरे में हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि वो तो टॉप रैंक कर रही है उनकी वेबसाइट, उनका नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है कि मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं करता था कि अगर मैंने कुछ पूछ लिया और वो ब्लंडर हुआ और मैं इनके सामने आ गया कि यार ये बंदा कौन है, रोज़ाना आके बैठ जाता है, तो मैं सिर्फ जाकर सुनता था। जो चीज़ें वो बता रहे हैं, जो चीज़ें वो वापस आकर रात को बैठकर उसको ट्राई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। करते करते विद इन 6 to 7 मंथ्स मेरी वेबसाइट से अर्निंग स्टार्ट होगी। पहले 8,000 आया, फिर 15,000 आया, वो लाख हुआ, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक मेरी इनकम पर मंथ स्टार्ट होगी। अब एक बच्चे को, यूनिवर्सिटी का बच्चा, उसका 15-20 लाख रुपए उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वो जो 1.5 साल 2 साल थे बेरियस से, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर टिल ग्रेजुएशन, में एक अच्छे डॉलर्स, अच्छी इनकम जनरेट कर रहा था। लेकिन उन 2.5 से 3 साल, जो 3-3.5 साल थे फिर बेरिया के, उसमें मेरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुका था। मैं जीपीए इतना लेता था कि मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो जाए और मैं शाम के टाइम, क्योंकि हम काम करते थे यूएसए में, तो हमें सारी, और ब्लॉगिंग क्या होती है कि आपने उसी वक्त जो चीज़ें ट्रेंडिंग कर रही हैं आपने उससे रिलेटेड लिखना है और उसको डाल देना है, ताकि आपकी वेबसाइट जब वो गूगल पे सर्च हो रहा हो तो आपकी वेबसाइट पे वो आर्टिकल्स आ रहे हो। तो रात को बैठकर हम आर्टिकल्स करके और फेसबुक से ट्रैफिक जनरेट करते थे, कुछ गूगल से ट्रैफिक जनरेट करते थे। मेजरली फेसबुक से ट्रैफिक जनरेट करता था अपनी वेबसाइट के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, टैग के ऊपर और एंटरटेनमेंट के ऊपर। खैर, ये तो मेरा बेरिया का एक छोटा सा जर्नी था। बेरिया के बाद मुझे ये पता था कि मेरे पास इतना स्किल सेट डिवेलप हो चुका है कि अब कहीं कंपनी मैंने चूज़ करनी है कि मैंने किस कंपनी में जॉब करनी है और किस कंपनी में जॉब नहीं करनी। क्योंकि जब आप खुद अर्न करना स्टार्ट हो जाते हो और आपका माइंडसेट इतना हो जाता है और आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाता है ना, फिर आपको ये डर नहीं होता कि यार कोई भी नौकरी मिल गई तो मैं ले लूँगा, कहीं पे बस कोई मेरी जॉब करवा दे। फिर मैं अप्लाई करता था और इंटरव्यू में क्या होता है, मैं खुद एज अ CEO काम कर रहा हूँ, 7-8 साल 9 साल हो चुके हैं अपनी कंपनी रन करूँ एज अ CEO। एज अ CEO ये आज तक मेरी कंपनी में कोई भी बंदा किसी की सिफारिश पे नहीं आया, ठीक है। मैं खुद सीवीज देखता हूँ, खुद बंदे को बुलाता हूँ, खुद इंटरव्यू करता हूँ, खुद रखता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखो, बच्चों को ये डर होता है कि यार सिफारिश नहीं है मेरे पास, मेरे बैकएंड पे कोई नहीं है, वो सिफारिश वाला टाइम गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो चुकी है दुनिया में, कि अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबल हो चुकी हैं। ये जो सिफारिश वाला टाइम पीरियड था ये आपके फादर के लिए था, आपके वो जो टाइम, जिस टाइम फ्रेम में थे ना, ये सारी चीज़ें उस टाइम फ्रेम में चलती थी। वही कह रहा हूँ कि वो चीज़ें आज अप्लाई नहीं होती, तो उस चीज़ से डरना नहीं है। पहले अगर यूएसए में किसी ने काम करना होता था, वो क्या करता था, उसको यूएसए जाना पड़ता था यूएसए काम करने के लिए, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल है। मैं 2009 से यहां से बैठकर यूएस, मेरी वेबसाइट, मेरी ट्रैफिक सारी यूएसए में जनरेट होती थी। अगर जो अपॉर्चुनिटी यूएसए में रहने वाले के लिए, वो सेम अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। जो अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले के पास है, वो सेम अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। सारी अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल हो चुकी हैं। आप यहां से बैठकर बाहर काम भी कर सकते हो, आप यहां से बाहर बैठकर जॉब भी कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे, जो यूएसए वाले के लिए और वो आपके लिए नहीं है। बात मैं कर रहा था माइंडसेट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लेफ्ट राइट के लोग हैं। एक चीज़ मेरी याद रखना, माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट साल हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। इसके बाद जो बाहर, इस 4 सालों के बाद बाहर, जब बाहर निकलोगे ना, फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिर आप आज जो चीज़ें, एग्जांपल देता हूँ, आज आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग करता है, कोई स्टार्टअप लॉन्च करता है, कोई ई कॉमर्स करता है, कोई भी चीज़ करता है, ठीक है, और वो फेल हो जाता है। वो आपने साल किया, 1.5 साल किया, 2 साल किया, फेल हो गया। मैं कसम उठाकर कहता हूँ, आपका फेलियर अगली कंपनी के लिए सक्सेस है। कैसे? मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं। जब मैं जॉब के लिए हायर करता हूँ, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि जब है यूनिवर्सिटी, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब किसी की CV पे 4 GPA लिखा होता है ना, सबसे पहले वो बच्चा रिजेक्ट होता है। उसका रीज़न ये होता है कि आप, जिसने 4 लिया हुआ है, 4 GPA लिया हुआ, इसका ये मतलब है कि उसने स्वाइप बुक्स के कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो बैक बेंचर्स मेरे फेवरेट होता है और वो बहुत सी कंपनीज के फेवरेट होते हैं। और ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब हम ग्रेजुएट हुए, जिनकी कोक में जॉब लगी, जिनकी नेस्ले में जॉब लगी, जिनकी यूफोन में जॉब लगी, वो ज़्यादातर वो बच्चे थे जो बैक बेंचर्स थे। रीज़न बताऊँ क्या है? रीज़न ये है कि जो बैक बेंचर होता है उसका GPA क्यों कम होता है? मैं खुद बैक बेंचर हूँ, ठीक है। उसका GPA इस वजह से कम होता है कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ
बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है, बेशक फेल हो रहा होता है। एक तो ये होता है कि उनकी कम्युनिकेशन, मेरी अपनी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग थी। बेरिया में हर बंदे को मिलना, हर बंदे का सलाम दुआ पता होती है। आपको पता, बाहर बैक बेंचर्स खड़े होंगे, वो एक को भी जानते होंगे, दूसरे को भी, एक ग्रुप को भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं, तीसरे को भी जानते हैं। लोगों से कम्युनिकेट करना उसको आता है। और इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? कम्युनिकेशन। अगर आप प्रॉपरली अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हो और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर रहे हो, अगले को, CEO को या HR को वो टीम बात समझ आ रही है, आपकी 90% जॉब हो जाती है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यूनिवर्सिटी में उसको यूनिवर्सिटी में लग रहा होता है कि वो शायद टाइम वेस्ट कर रहा है। वो अगर गाड़ी भी बेचने जा रहा है तो गाड़ी बेचना क्या है? सेल्स है ना। आपने क्लाइंट पकड़ना है, आपने उससे कम्युनिकेट करना है और अपना प्रोडक्ट उसके ऊपर सेल कर देना है। और मैं CEO हूँ जो उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ और वो मुझे कहता है सर मैंने सिर्फ 2 साल 3 साल गाड़ियाँ बेची हैं। तो मुझे पता है कि गाड़ी बेचना सेल्स है और ये सेल्स में ये बंदा कम्युनिकेशन में अच्छा है ये बंदा। और मैं टेक्निक पूछूंगा, सेल्स कैसे करते हो, क्लाइंट कैसे लेकर आते हो, फिर उससे मिलते कहते हो, उससे कम्युनिकेट कैसे करते हो और फिर सेल्स कैसे करते हो, कमीशन कितना मिलता है। तो उसको सारी चीज़ें पता है, ग्रॉस मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, सेल्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, नेटवर्किंग क्या है, क्लाइंट लेकर कैसे आना है। एज अ कंपनी मेरी सारी चीज़ें वो पूरी कर रहे हैं। उसके लिए वो फेलियर था या उसको लग रहा था कि बहुत छोटी सी कोई काम कर रहे हो, छोटा सा कोई वो कर रहा हूँ। एक बच्चा मेरे पास आता है जो कहता है सर मेरे पास 4 GPA है, और एक बच्चा मेरे पास आता है सर मेरा GPA 2.5 है, लेकिन इसमें मैंने एक स्टार्टअप रन किया था और हम लेट्स सपोज होममेड खाना बनाते थे और मैं रात को या दिन को ये ऑफिसेज को सप्लाई करता था, लेकिन मैंने साल बाद बंद कर दिया कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा था और ख़र्चा ज़्यादा हो रहा था मेरे लिए। और उसके हिसाब से उसका स्टार्टअप फेल हो चुका है। मेरे लिए एज अ CEO, एज अ कंपनी वो भी सक्सेस है, क्योंकि उसको पता है स्टार्टअप क्या होता है, उसको पता है प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसको पता है कस्टमर एक्विजिशन कैसे करते हैं, उसको पता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या होती है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, हासिल क्या होती है। ये सारी जर्नी से वो गुजर चुका है। बजाय इसके कि 4 वाली GPA को हर चीज़ मैंने बतानी है कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। ये मेरे पास एक रेडीमेड मार्केट से एक बंदा आकर मेरे पास तैयार है। तो मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात कर रहा था वो माइंडसेट की है। ये 4 साल ज़रूर अपनी डिग्री पे ज़रूर लगाओ। डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री लम्स की यूनिवर्सिटी, नस की यूनिवर्सिटी, बेरिया की यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी में और एक गांव की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में मेजर डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? लम्स में और आप में क्या डिफरेंस है, नस्ट में और आप में क्या डिफरेंस है? नस्ट में या एक छोटी सी कोई गांव में जो यूनिवर्सिटीज़ बनी होती हैं, गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है? क्यों लम्स वाले बच्चे को प्रेफर किया जाता है, नस्ट वाले बच्चे को, एयर वाले बच्चे को प्रेफर किया जाता है, उस यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को क्यों प्रेफर नहीं किया जाता? एक्सपोजर की वजह से। ये जो आप लोग बैठे हो ना, जो नेटवर्क है, आपने एक टर्म एंटरप्रेन्योर ज़रूर लिखता है और ज़रूर सुनी होगी कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लम्स में, आप में और बकाया जो एक छोटी यूनिवर्सिटी में होती है, वो ये लोग होते हैं, वो ये सर्कल होता है जो आगे जाकर आपका बुक्स उस छोटी यूनिवर्सिटी की भी सेम है, बुक्स लम्स की भी सेम है। प्रोफेसर शायद उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ज़्यादा अच्छे हों और ज़्यादा महंगे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हों, लेकिन उसमें और आप में जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है उन लोगों का, उस माइंडसेट का। ठीक है, आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हो तो आपके साथ जो ये लोग हैं, यही जब डिफरेंट जगहों पे जॉब्स के लिए जाते हैं, डिफरेंट स्टार्टअप्स रन करते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस रन करते हैं, तो आपका ये नेटवर्क ही आपको डिफरेंट जगहों पे काम आ रहा होता है। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, मैं अगर 5 जगह इंटरव्यूज करने जा रहा हूं तो 3 जगह पे मुझे पता होता, 3 जगह पे जो HR का बंदा निकलता था या जो कंट्री हेड निकलता था या जो CEO निकलता था वो बेरियन निकलता था। तो आपके 90% आपका काम हो चुका होता था। तो मेजरली और इम्पॉर्टेंटली है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप और इसके डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स स्टार्ट करता हूँ कि वो कैसे होती है या क्या होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि सारी गेम माइंडसेट की है। 4 साल जो डिग्री को देने, उसके साथ 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल ज़रूर बीच में। अब इंटर्नशिप्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने साल के आखिर में 2 महीने की इंटर्नशिप कर ली और इंटर्नशिप में होता भी कुछ नहीं है। वो एक प्रिंटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो करके आप इंटर्नशिप का लेटर ले ले। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि यार इस दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है कि डिग्री के साथ साथ आपने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं और आपके लिए खुद के लिए वो चीज़ आगे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए में कुछ भी नहीं बचा हुआ, इसमें एक बंदे का भी खर्चा नहीं निकलता। तो अगर हमने
बाहर निकलकर 30,000, 40,000, 50,000 की जॉब करनी है और 5 साल तक फिर उसको 1 लाख पे लेके जाना है, फिर उसको 2 लाख पे लेकर जाना है, तो सारी ज़िंदगी इससे सक्सेस नहीं मिलेगी। और जो स्ट्रेंथ आपके पास है वो आपके पेरेंट्स के पास नहीं थी, आपके पास मोबाइल, इंटरनेट और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनके पास नहीं थी। आ जाता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, कि बिजनेसेस कैसे रन होते हैं, ई कॉमर्स क्या है या स्टार्टअप क्या है या डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ई कॉमर्स की अगर बात करूं, मैं लाइशा कॉस्मेटिक्स के नाम से ब्रांड रन कर रहा हूं 2017 से, और मेरा अपना कॉस्मेटिक ब्रांड है। पाकिस्तान में हमारी अच्छी सेल है। हम B2B में भी सेल्स करते हैं, B2C में भी सेल्स करते हैं। ई कॉमर्स बड़ा आसान है। ई कॉमर्स क्या है? कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, उसको अपनी वेबसाइट या अपने इंस्टा या अपने फेसबुक के ऊपर डालो, एड्स को रन करो और वो प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर दो एज ई कॉमर्स। ठीक है, इतना कोई रॉकेट साइंस या इतनी कोई मुश्किल नहीं है। 3 चीज़ें होती हैं उसमें, प्रोडक्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स। ये 3 चीज़ों के ऊपर आपकी पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री खड़ी है। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, सबसे पहले आता है जी प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नीश कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से निकाला जाता है पाकिस्तान में। एक तरीका तो ये, अगर किसी ने, आप लोगों के पास टाइम है, हमारे पास तो आजकल टाइम भी नहीं है, इस 34 साल तो उम्र हो चुकी है, लेकिन अगर आप वाली एनर्जी में, मुझे याद है मैंने 2009 में अपना UK USA में काम स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता था, मुझे फुटबॉल का शौक था, स्पोर्ट्स का शौक था, तो मैंने एक फेसबुक पे पेज बनाया, पोस्टर्स, बेस्ट पोस्टर्स जो होते थे ना फुटबॉल के, वो लेकर प्रिंटर के पास जाता था, उसकी अच्छी सी फ्रेम बनाता था, उस फ्रेम्स को उठाकर इंस्टा और फेसबुक के ऊपर लगाता था और वहाँ से ऑर्डर जनरेट करता था। और फिर खुद दोस्त, बाइक भी नहीं थी मेरे पास, खुद दोस्त से बाइक पकड़ता था और वो इस्लामाबाद, पिंडी में जो ऑर्डर्स आ रहे होते थे उनको डिलीवर कर देता था। उस वक्त ई कॉमर्स नहीं होती थी, पेड एड्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। ऑर्गेनिकली आपका पेज ग्रो करता था, आपको ऑर्गेनिकली पेज ग्रो करके ऑर्डर्स लेकर आने पड़ते थे। तो प्रोडक्ट के लिए सबसे आसान मार्केट क्या है? लाहौर की मार्केट में शालमी मार्केट है, पिंडी में आपका राजा बाज़ार है। लेकिन राजा बाज़ार का एक इशू है कि इधर यहाँ बहुत ही C कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट ज़रा B कैटेगरी को और अच्छा प्रोडक्ट हो। 5 निशेस बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सेल होती है। 32% इलेक्ट्रॉनिक सेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके मोबाइल भी आता है, आपके एसेसरीज भी आती हैं, मोबाइल गैजेट्स भी आते हैं, मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एसेसरीज आप लॉन्च कर सकते हो अपने स्टोर के ऊपर। 26% फैशन आता है। फैशन में अब आप कपड़े लॉन्च नहीं कर सकते, जूते लॉन्च नहीं कर सकते, कि उसमें ज़रा इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चीज़ें आप लॉन्च कर सकते हो? आप फैशन से रिलेटेड छोटी छोटी जो फैशन की एसेसरीज होती हैं, रिंग्स होगी, जो अभी छोटी लड़कियों को ज़्यादा पता है इस फैशन इंडस्ट्री में कि प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। छोटा छोटा कोई भी प्रोडक्ट जाना है, राजा बाज़ार, शालमी, कराची में गोल्डन मार्केट है, इन मार्केट्स को जाकर विजिट करो। आप एक विजिट के ऊपर ही नहीं, आपका माइंड खुल जाएगा कि भाई ये तो अरबों का के ब्रांड्स बन के बैठे हुए हैं। आगे उसने इतनी सी दुकान लगाई हुई होगी और पीछे उसके पास पूरा वेयर हाउस भरा हुआ होगा प्रोडक्ट्स के साथ। इसमें मेजरली और इंपॉर्टेंटली ई कॉमर्स में प्रोडक्ट है। अगर आपने प्रोडक्ट एक अच्छा सा सिलेक्ट कर लिया, एक प्रोडक्ट, फिर एक से दूसरा करते हो, दूसरे से तीसरा करते हो, तीसरे से चौथा करते हो, प्रोडक्ट्स ऐड होते जाते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मैं खुद ट्रेनर हूँ, ई कॉमर्स में ट्रेन करता हूँ, मेरी पेड ट्रेनिंग्स होती हैं। पूरे पाकिस्तान में अभी तक तकरीबन मैं 12,000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, पेड ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ मेरे पास, क्योंकि मैं पेड, और 50,000 रुपीज़ मेरी ट्रेनिंग की फ़ी होती है, और 1-on-1 मेंटरशिप में 1.5 से 2 लाख रुपया जाती है। तो जो बच्चे मुझे पे करके आते हैं, वो उनको ऑलरेडी ई कॉमर्स का शौक होता है। फिर वो ई कॉमर्स का शौक होता है, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग लेकर पूरा ई कॉमर्स समझते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, हंटिंग कैसे करनी है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, मेरे पास मेजरली जो बच्चे आते हैं ना, वो बच्चे आते हैं लोअर क्लास से। 95% बच्चा होता है लोअर क्लास से, जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, जो कभी कॉलेज नहीं गया, उसके बावजूद 50 to 60% बच्चे अपने ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करते हैं। और कसम उठा के कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, 3 लाख 4 लाख रुपया महीने की सेल्स मजाक है हमारी वाली इंडस्ट्री, मतलब गपशप है। वो बंदा जिसने कभी बिजनेस प्लान नहीं बनाया, जिसको फोरकास्टिंग का नहीं पता, जिसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग का नहीं पता, जिसको बिजनेस प्लान कैसे बनना है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होता है, ये चीज़ें नहीं पता, वो एक 12 क्लासेस लेकर, 1.5 महीने की क्लासेस लेकर अपना स्टोर लॉन्च करता है। उसके बाद उसको सेल्स में कन्वर्ट करता है और अच्छी सेल्स करता है। और उसमें से ज़्यादा कौन से होते हैं? मैं फूड पांडा का राइडर हूँ, मैं शाम के टाइम कॉल सेंटर पे हूँ, मैं या दुकान के ऊपर काम करता हूँ। 90% बच्चा वो आता है
ठीक है। और आप लोग जिन जिन जो जो अपने 4 साल लगाते हो कि यार बिजनेस प्लान ये होता है, फोरकास्टिंग ये होती है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग ये होती है, सारी चीज़ें आपको किताब वाली सारी बातें पता हैं, लेकिन आपको ये जो उसको एग्जीक्यूट करके उसको जो बिजनेस रन करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है या स्टार्टअप रन करना है उस पर एग्जीक्यूट नहीं करते। और वो बच्चे जिनको इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, वो 1.5 महीने में वो कोर्स करके वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। कहने का मकसद ये, समझाने का मकसद ये कि आप लोगों के लिए तो ये जर्नी और ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप लोगों ने 4 साल इस इंडस्ट्री के अंदर लगा रहे हो। आपका जो नेटवर्क है, आप जो लेफ्ट राइट पे लोग हैं, आपके लिए बड़ा आसान है। ई कॉमर्स का, अगर आपने ई कॉमर्स कर रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपने आइडेंटिफाई करना हो ना, इस यूनिवर्सिटी में ये 10, 12 लोग, 15 लोग आराम से, मैं गारंटी देता हूँ 30 से 35 बच्चा आराम से निकल आएगा जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स कर रहा होगा। ठीक है। उन बंदों के साथ उठना, उनसे मसले पूछने, उनके साथ बैठना, उनसे बात करनी, तुम्हारा क्या प्रोडक्ट है, कैसे कर रहे हो, स्केल कैसे कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे रेस कर रहे हो, ये आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च। लेट सपोज मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, शार्क टैंक इंडिया कितने लोगों ने देखा हो? 4-5 लोग हैं यार। आप लोगों को तो शार्क टैंक घोल के पी लेना चाहिए। शार्क टैंक इंडिया में जो सामने जजेस बैठे हुए होते हैं, जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है ना, वो कैसे हो रहा होता है? प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने से पहले, नीश सेलेक्ट करने से पहले आपने सबसे पहले लॉन्च सेलेक्ट करनी है, रिसर्च करनी है। एग्जांपल देता हूं कि शार्क टैंक इंडिया में अमन गुप्ता होता है। अमन गुप्ता के क्या प्रोडक्ट्स हैं? उसका बोट ब्रांड है, हाँ, हेडफोन्स और ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं। अब उसने वो ब्लूटूथ स्पीकर्स और हेडफोन्स के ऊपर उसने इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड बना लिया। उसका रीज़न बताता हूँ। पाकिस्तान में अगर किसी ने ई कॉमर्स करनी है और प्रॉपरली करनी है तो करनी कैसे? 3 क्लासेज होती हैं आपकी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास की प्रोडक्ट बाइंग का पैटर्न क्या है या उनकी मेंटालिटी क्या है? अपर क्लास जब भी लेगी वो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट लेगी, एक चीज़, और वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लेगी, दूसरी चीज़। एग्जांपल देता हूँ, एयरपॉड्स हैं, तो अपर क्लास जब एयरपॉड्स लेगी तो एप्पल के ओरिजिनल लेगी, ब्लूटूथ स्पीकर लेगी तो JBL का ही लेगी, सन ग्लासेस लेगी तो Ray-Ban का ही लेगी। ठीक है। अगर मैं लोअर क्लास के ऊपर आता हूं तो लोअर क्लास का क्या पैटर्न होता है, लोअर क्लास प्रोडक्ट कैसे बाय करती है, और ये चीज़ें तो आपको यूनिवर्सिटी में बुक्स में बताया जाता है यार, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट रखना है तो उसकी सेगमेंटेशन कैसे करनी है, कैसे लॉन्च करना है, मार्केट कैसे करना है। खैर, लोअर क्लास की मेंटालिटी क्या होती है, लोअर क्लास प्रोडक्ट कैसे बाय करती है? वो होती है प्राइस सेंट्रिक। वो Ray-Ban ही लेगी, लेकिन 150, 200 रुपये, 250 रुपये में, 500 रुपये में Ray-Ban की कॉपी दे दो, एयरपॉड्स की कॉपी दे दो, कोई भी प्रोडक्ट दे दो विदाउट एनी ब्रांड, किसी ब्रांड का नाम नहीं भी होगा और प्रोडक्ट उनको समझ आएगा, वो ले लेंगे, नहीं देखेंगे ये किस कंपनी का है। ठीक है। सिर्फ एक दरमियान में बचती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का पैटर्न क्या है? मिडिल क्लास प्रोडक्ट कैसे बाय करती है? मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इसका बाइंग पैटर्न ये है कि भाई जो Ray-Ban है, Ray-Ban 50,000 रुपये की, 60,000 रुपये की मैं ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एयरपॉड्स 60,000 रुपये के, 50,000 रुपये के अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे ये 150, 200, 500 रुपये वाला प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए। मुझे दरमियान में कोई ब्रांड दे दो जिसको मैं खुशी से पहन सकूं, और जब मुझसे कोई पूछे ना कि क्या कौन सा पहना हुआ है, जिस तरह आपने ऑप्टिकल फ्रेम्स पहने हुए हैं। अब पाकिस्तान में ऑप्टिकल फ्रेम्स का कोई भी ब्रांड ऑनलाइन नजर आया आपको? कोई भी ब्रांड ऑप्टिकल फ्रेम्स का नहीं है, सन ग्लासेस का नहीं है, ब्लूटूथ स्पीकर्स का नहीं है। दरमियान में हमारे पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास भी जो लोअर क्लास खरीद रही होती है, अभी आप लोग सन ग्लासेस पहनी होंगी तो Ray-Ban की कॉपीज ही पहन के घूम रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि दरमियान में हमने कभी ब्रांड लॉन्च ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं है। लेकिन उसकी सोच ये होती है कि यार दरमियान में कोई ऐसा ब्रांड हो कि मैं किसी को ये ना बताऊं मैंने Ray-Ban की कॉपी पहनी हुई, क्योंकि लोअर क्लास ने भी वही पहनी हुई है ना। पठानों के पास भी 150, 200 रुपये की वही बिक्री होती है कि मैं एक तो पहन लूँ, प्राइस उसकी अच्छी हो, और मैं किसी को बताऊं कि मैंने ये पहना हुआ है तो वो आगे से मेरी पर्सनैलिटी को जज ना करे। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए होती है कि उसकी क्वालिटी टॉप नॉच होनी चाहिए। जो 200 रुपये की ग्लासेस मिलती हैं और जो 50, उसकी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी Ray-Ban जैसी क्वालिटी हो, उसके इक्वल कोई क्वालिटी हो, लेकिन प्राइस में कोई 5-6 हज़ार रुपये का, 10,000 रुपये की प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। अब आप इंडिया की मार्केट देखें तो इंडिया की मार्केट में जो शार्क टैंक इंडिया में जो सामने सारे जजेस बैठे होते हैं, वो सारों के सारों ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं वो इसी सेगमेंटेशन के ऊपर किए हुए हैं। वो जो बड़े ब्रांड बने हुए हैं ना, वो इसी सेगमेंटेशन मिडिल क्लास के ऊपर ही बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं। लेंसकार्ट को कितने लोग जानते हैं? लेंसकार्ट ऑप्टिकल फ्रेम्स और सनग्लासेस का ब्रांड है इंडिया का। 25,000 करोड़ इंडियन रुपीस की उसकी वैल्यूएशन लग चुकी है अभी तक। ठीक है। वो लेंसकार्ट बने मिडिल क्लास के लिए।
रेबैन, जिसने रेबैन पहनी है उसने रेबैन ही पहननी है, उसने रेबैन ही अफोर्ड करनी है। लोअर क्लास भी लेंसकार्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, उनकी 5,000 6,000 इंडियन रुपीज़ की उनकी सनग्लासेस और ऑप्टिकल फ्रेम्स हैं। लेकिन मिडिल क्लास लेंसकार्ट खरीदती है, लेंसकार्ट पहनती है, और कोई पूछता है कि कौन सा ब्रांड पहने, लेंसकार्ट पहने, अगले के दिमाग में होता है कि अच्छा यार इसने आराम से 10 पाकिस्तानी 15-20 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट इसने पहना हुआ, तो इक्वल हो जाता है सीन। दरमियान दूसरा ब्रांड जो जिसकी ऑनर सामने एज अ जज बैठी हुई होती हैं, इन्वेस्टर बैठी होती हैं, शुगर कॉस्मेटिक। शुगर कॉस्मेटिक कभी सेम से नहीं रही हुई है। शुगर कॉस्मेटिक ने क्या किया, जिसने हुदा ब्यूटी लेनी है उसने हुदा ब्यूटी लेनी। लोअर क्लास ने ब्रांड भी नहीं देखना, उसको लिपस्टिक चाहिए या उसको आईलाइनर चाहिए या उसको मस्कारा चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि भाई ये सबसे सस्ता वाला दे दो, 150 रुपये में मस्कारा दे दो, 150 रुपये में आईलाइनर दे दो, सबसे सस्ता प्रोडक्ट दे दो। वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। मिडिल क्लास है ब्रांड कॉन्शियस प्लस क्वालिटी कॉन्शियस। तो शुगर कॉस्मेटिक ने मिडिल क्लास के लिए ब्रांड लॉन्च किया, क्वालिटी टॉप नॉच रखी, प्राइस हुदा ब्यूटी के मुकाबले में, हुदा ब्यूटी की अगर आईलाइनर, मैं खुद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हूँ, उनका आईलाइनर अगर 5,000 रुपये का तो उसका 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये का में अफोर्डेबल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उसने वो सेल कर रहा है। और उसकी भी अभी वैल्यूएशन लगी है, मेरा ख्याल है 1,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ की वो वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी है। तीसरे नंबर के ऊपर जो ब्रांड बैठा होता है वो है मामा अर्थ स्किन केयर ब्रांड मिडिल क्लास के लिए। 5वें नंबर पे जो ब्रांड बैठा हुआ होता है वो खैर शादीमुबारक.com, उसके अपना कोई ई-कॉमर्स स्टोर नहीं है। लेकिन और जो सामने पिच देने आ रहे होते हैं, जो ब्रांड्स पिच देने आ रहे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लेने आ रहे होते हैं, ज़रा आप उनको भी देखिएगा, वो भी उनकी जो सेगमेंटेशन होगी ना, वो हमेशा मिडिल क्लास के ऊपर होगी। आप लोगों के लिए मेरी सिर्फ सजेशन ये, अगर ई कॉमर्स लॉन्च कर रहे हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, बिजनेस प्लान बनाना आता है, फोरकास्टिंग करने आती है, नेट प्रॉफिट निकालने आते हैं, बड़ा सोचना आता है, बड़ा एग्जीक्यूट करना आता है। वो जो बच्चे हैं जो लोअर क्लास से आते हैं और वो अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स रेस करके चले जाते हैं, आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होता है भाई इन्वेस्टर कौन होता है, वीसी कौन होता है, वीसी से फंडिंग कैसे रेस की जाती है, सीरी ए राउंड क्या है, सीरी बी राउंड क्या है, सीड फंडिंग क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस पर तो बात करता हूँ, मैंने 2009 से लेकर आज 2023 चल रहा है, कभी भी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, ये कभी भी एज अ यूज़र यूज़ नहीं किया। एज अ यूज़र क्या मतलब है, आप जाते हो, यूज़र क्या करता है, फेसबुक पे जाता है, दोस्त ने क्या शेयर किया हुआ है वो देखा, नीचे हाँ का कमेंट किया, वीडियो पे बैठकर टाइम वेस्ट करता गया, वीडियोस देखता गया, टाइम वेस्ट करता गया। और मेरी मेंटालिटी क्या होती है, जब मैं फेसबुक पे जाता हूँ, इंस्टा पे जाता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि भाई ये किस कंपनी ने कौन सा ऐड चलाया हुआ है, वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी वेबसाइट कैसी है, फिर वेबसाइट का आपको पता है ट्रैफिक भी निकल आती है, ठीक है, फिर पे टूल पे जाता हूँ, वहाँ पे जाकर उसकी ट्रैफिक निकाल लेता हूँ, इसकी ट्रैफिक कितनी है। फिर एक और टूल है अली हंटर, उसका नाम है। अली हंटर क्या करता है, अली हंटर आपको स्पाई करके देता है। लेट्स सपोज कोई भी ई कॉमर्स स्टोर है, उसके ऊपर आप जाते हो तो वो आपको स्पाई करके देता है कि इस ई कॉमर्स स्टोर के सबसे हाई जो बिकने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं। मेरा स्टोर है और मेरे पास 1500 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं, इसके पास तो 1500 प्रोडक्ट्स हैं। द्रास के ऊपर आप जाते हो और उस पर तो 4 करोड़ प्लस प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने सिर्फ जाकर उसमें लिखना होता है कि जी कॉस्मेटिक्स पे साथ, जैसी कॉस्मेटिक वो सर्च करेगा, साथ वो पेड टूल के ऊपर आप क्लिक करते हो, वो पूरा निकाल कर बता देता है कि भाई इस वाली नीश के अंदर ये प्रोडक्ट पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा ये बिक रहा है, इतने करोड़ की इसने सेल किया और इतना इसका मार्जिन है, और चाइना से इस स्टोर से ये अवेलेबल है, चाइना से आप इस स्टोर से ये ले सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ये है, तीसरा प्रोडक्ट ये है, चौथा प्रोडक्ट ये है, पांचवा प्रोडक्ट ये है। तो अली हंटर टूल है, उसको भी जाकर यूट्यूब पे सर्च करो, अली हंटर को कैसे यूज़ करते हैं, स्पाई कैसे करते हैं। तो समझा ये रहा था कि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इसको कभी भी एज अ यूज़र मत यूज़ करो, मेंटालिटी को चेंज करो, मेंटालिटी पे काम करो कि भाई मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये जो कंपनी ऐड चला रही है ये क्यों चला रही है, कोई स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप चला रहा है, उसका आइडिया क्या है, वो काम कैसे कर रहा है, वो फंडिंग कैसे रेस कर रहा है, इसका वीसी कौन है, इसका आइडिया की ग्रोथ क्या है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक काम कर लो कि अपनी, अगर फेसबुक और यूट्यूब को अगर आपने ऑप्टिमाइज करना है ना अपने हिसाब से, तो जाकर डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को, खासतौर पे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, उनको यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट करो, इंस्टा पे फॉलो कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो। आपका फेसबुक ऑटोमेटिकली
आपका पूरा कंटेंट, आपकी जो पूरी जो टाइमलाइन है ना, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, उसको उस हिसाब से आपकी बना देगा कि अगर आप फेसबुक पे जा रहे हो तो फिर आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कंटेंट नजर आएगा, सिर्फ उसी से रिलेटेड वीडियोस नजर आएंगी। क्योंकि देखो हम मैक्सिमम टाइम 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे हम लगा देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर इतना टाइम लगा देते हैं और उसमें हम फजूल 6-7 घंटे में भी हमारी माइंड मैपिंग नहीं हो रही, हमारा माइंड सेट डिवेलप नहीं हो रहा, विजन डिवेलप नहीं हो रहा, तो वो 6 घंटे 7 घंटे लगाने का फ़ायदा नहीं है। वो आगे 4 साल भी आपके ज़ाया करेगा, वो अगली लाइफ भी आपकी ज़ाया करेगा। और इस वक्त आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो कोशिश ये किया करो कि अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो कर लो, उनका कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। फिर जब फेसबुक ओपन करोगे उसी से रिलेटेड कंटेंट नजर आएगा, जब फेसबुक ओपन करोगे उसी तरह के लोग नजर आएंगे, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स नजर आएंगे, ई कॉमर्स के ऑनर नजर आएंगे, डिजिटल मार्केटर्स नजर आएंगे। जब वो कंटेंट कंज्यूम करते जाओगे ना, ब्रेन ऑटोमेटिकली उस तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि मैंने डॉलर्स में पैसे कमाने और अल्लाह ताला ने दूसरे दिन मुझे डॉलर्स दे दिए। माइंडसेट के ऊपर काम किया, 6 महीने के बाद कहाँ से डॉलर्स आ रहे थे, कहाँ से अर्निंग हो रही थी, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। हर वेबसाइट का डिफरेंट एम होता है। लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट होती है। बहुत आसान है डिजिटल मार्केटिंग, में बता देता हूँ उसके लिए कैसे होती है। फिर मैं आता हूँ लीड्स के ऊपर। जो रियल एस्टेट है, इनको लीड्स चाहिए होती है। इन्होंने कभी भी कोई किसी रियल एस्टेट में आप वेबसाइट के ऊपर जाकर प्लॉट तो नहीं बुक करते कि मुझे ये 2 करोड़ रुपए का घर मुझे मेरे घर पे डिलीवर करा दो, ठीक है, वो तो आपको लीड चाहिए होती है ना उसमें। अब आ जाता हूँ कि प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा आइडेंटिफाई हो जाता है, आपने वेबसाइट पे लगाया, अगला प्रोसेस बहुत आसान है। अगला प्रोसेस अब इतना आसान हो चुका है एआई के थ्रू और फेसबुक की जो टूल है उसके थ्रू। हम जब पहले एड्स रन करते थे ना, तो हमें ऐसे एड रन करना पड़ता था। एड रन करने के लिए आपको चाहिए होता है अपना फेसबुक का अकाउंट, लेकिन एक फेसबुक है यूजर के लिए और एक फेसबुक है मार्केटर्स के लिए। जो फेसबुक मार्केटर्स के लिए ना, उसको कहते हैं मेटा, ठीक है, मेटा बिजनेस कहते हैं या मेटा कहते हैं। ये फेसबुक और ये फेसबुक का इंटरफेस ही डिफरेंट है। आपने मेटा पे जाना है और मेटा पे आपसे पहली बात वो पूछे क्रिएट एन ऐड पूछता है, ऐड को क्रिएट करना है। आपने क्रिएट एन ऐड पे क्लिक किया। पहले जब हम रन करते थे, मैं बताता हूँ हम कितनी चीज़ों से गुजारते थे। हमें गुजारना होता था, एज डालनी होती थी कि ये जो वीडियो है या ये जो ग्राफिक है जिसको मैं एज ए एडवर्टाइजमेंट प्लेस करना चाह रहा हूँ, इसको मैं किस सिटी में दिखाना चाह रहा हूँ, सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती थी, आपको एज सेलेक्ट करनी पड़ती थी, आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ता था कि अच्छा मेल को दिखाना है और फीमेल को दिखाना है। फिर तीन और इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता था जिसकी वजह से आप की सेल्स डिफाइन होती थी। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पूछता था, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स। इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स क्या होता है थोड़ा सा टच करता हूँ, अब ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये जो ऐड है, अगर लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट में मैं डालूंगा कि वो इस्लामाबाद के वो लोग जिनकी एज 20 साल से 30 साल के दरमियान हो और जो फुटबॉल में देखते हो या फुटबॉल खेलते हो या फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो, ये ऐड मेरा उसको दिखाना। वो माएँ जिनके बच्चे 1 साल से 2 साल तक हैं, ये मैं डेमोग्राफिक्स में डालता था कि उन मदर्स को दिखाना जिनका बच्चा 1 साल से 2 साल हो। एक चीज़ याद रखो, फेसबुक के पास हर बंदे का पर्सोना बना हुआ है। हर जो मैंने अभी बात की थी ना कि आपने एंटरप्रेन्योर्स को करना है, उस तरह का कंटेंट देखना है ताकि फेसबुक के एल्गोरिदम को पता चल जाए कि यार ये बंदा एंटरप्रेन्योर है, ये एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कंटेंट देखता है। वो आपको कंटेंट भी वही दिखाएगा, वो आपको एड्स भी वही दिखाएगा, वो आपको बुक्स भी वही दिखाएगा, वो आपको वीडियोस भी वही दिखाएगा, वो सब कुछ उस हिसाब से करेगा। फिर आपका जब वो प्रोफाइल बन जाता है ना, और मैं कोई चीज़ एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड सेल कर रहा हूँ या एड प्लेस कर रहा हूँ या वीडियो का एड प्लेस कर रहा हूँ, तो उसको पता है कि ये बंदा एंटरप्रेन्योर है और ये जो मार्केटर है ये एंटरप्रेन्योर को एड दिखाना चाह रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपको ऐड दिखाएगा। अब आ जाता हूं आजकल एड्स कैसे प्लेस होते हैं। आपकी वेबसाइट है, आपने प्रोडक्ट लगाया, आपने सिर्फ जाकर लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ये जो ऐड है मैंने पाकिस्तान में दिखाना है, अगर सिटी सेलेक्ट करते हो इन सिटीज़ में दिखाना है। ये उसकी एज होगी बस। नीचे आपने उस वीडियो या वो जो ग्राफिक है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फेसबुक इतना ट्रेन हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर जो उसकी कॉपी लिखी हुई है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है, वो ब्लूटूथ स्पीकर है या वो और आपने उसकी कॉपी में लिखा हुआ है कि यार ये ब्लूटूथ स्पीकर है और फॉर यूथ से रिलेटेड, वो खुद ऑटोमेटिकली देखता है।
वो आपको ऐड दिखाएगा, दूसरे को ऐड दिखाएगा, तीसरे को, डिफरेंट लोगों को स्टार्टिंग में ऐड दिखाएगा। उसको कहते हैं लर्निंग। फेसबुक का ऐड लर्न कर रहा होता है कि यार मेरे ऑडियंस कहाँ पे बैठी है। जहाँ पे उसको मिलता है ना, लेट सपोज आपसे रिलेटेड वो प्रोडक्ट था, आपने उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, वो आप जैसे लोगों को ऑटोमेटिकली दिखाएगा, जिनके ट्रस्ट आपसे रिलेटेड थे, उनको ऐड दिखाएगा। यार इस बंदे ने क्लिक किया है तो इससे इसका जो पर्सोना है, उस तरह के लोग इस्लामाबाद में और कितने हैं, उनकी टाइमलाइन के ऊपर वो ऐड चलेगा। अगर वो भी क्लिक करते जा रहे हैं ना उस ऐड के ऊपर और उस वेबसाइट के ऊपर, तो वो एक उसने पर्सोना क्रिएट कर लिया कि यार ये जो इसने वीडियो ऐड लगाया हुआ है ना, इस तरह के जो पर्सोना के और इस तरह के इंटरेस्ट और बिहेवियर के जो लोग हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। अब उसके बाद वो ऑप्टिमाइजेशन पे चला जाता है, फिर आप उसको ज़्यादा पैसे देते हो, वो उतने ज़्यादा लोगों को दिखाता जाता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट सेल करने पे एक चीज़ मैंने बता दी कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए। वीडियो का ऐड लगाना है या ग्राफिकल ऐड लगाना है, और वो भी बड़ा आसान है। आपको ये नहीं समझ आ रही होती प्रोडक्ट बेचते हुए कि यार मैं ग्राफिकल ऐड कौन सा लगाऊं या वीडियो कैसी बनाकर लगाऊं। यही तो कह रहे हो, इतनी आसान चीज़ें हैं ना कि आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा तो के लिए क्रैक करना आसान है। फेसबुक लाइब्रेरी एक नाम है। फेसबुक लाइब्रेरी क्या करती है, फेसबुक लाइब्रेरी के ऊपर आप जाकर लिखोगे, अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर ही हैं, आप जाकर लिखोगे ना ब्लूटूथ स्पीकर, फेसबुक लाइब्रेरी ओपन करोगे, वो आपसे पूछेगा किस मुल्क में ऐड देखना चाह रहे हो। आप लिखोगे पाकिस्तान और सिर्फ लिखोगे ना ब्लूटूथ स्पीकर, तो पाकिस्तान में ब्लूटूथ स्पीकर के जितने हज़ार एड्स रन हो रहे होंगे वो सारे कंपटीशन के एड्स आपके सामने दिखा देगा कि ये ब्रांड है, वो ये वीडियो पे ऐड रन कर रहा है और ये उसकी कॉपी है, ये उसका कैप्शन है, ये उसकी वीडियो है, ये उसकी कॉपी है, दूसरा ब्रांड ये कर रहा है, तीसरा बंदा ये कर रहा है, चौथा बंदा, विद ब्रांड नेम्स। जो ऐड आपको नजर आ रहा होता है वो सेम एड्स आपको दिखा देता है। तो आपने अगर ये पहले ये देखना है कि यार मैंने कौन सा ग्राफिक या कौन सी वीडियो हो जिसके जो मैं ऐड में रन करूं, तो आपने फेसबुक लाइब्रेरी पे जाना है, 5, 10, 15 ग्राफिक्स अच्छे से उधर से निकालने हैं, 2, 3, 4 वीडियोस के कॉन्सेप्ट डाउनलोड करनी है, उस तरह की वीडियोस, खुद कैमरा लिया, प्रोडक्ट रखा, वीडियो शूट कर दी, खुद फोटोग्राफी कर दी, उन एड्स के ऊपर वो कॉपी लिखी, उसको अपने मेटा के ऊपर ले गए कि यार अब ये ग्राफिक और ये वीडियो मैंने एज ऐड रन करनी। अब आपने ट्रैफिक ले ली, लेट सपोज आपने 50,000 रुपये के एड्स रन किए 10 दिनों में, और 50,000 रुपये में आपकी ट्रैफिक जनरेट होगी आपकी वेबसाइट के ऊपर 1 लाख। अब पता है इससे अगला जो सफ़र है ना वो मजे का है। ये 50,000 रुपये लेट्स सपोज आपके ज़ाया हो गए, ज़ाया इस तरह हो गए कि आपकी टोटल 50,000 रुपये आपने लगाए, 50,000 की टोटल सेल्स आई, आपका नेट प्रॉफिट बीच में निकला 15,000, 35,000 रुपये आपका लग गया। लेकिन ये जो 1 लाख कस्टमर है जिसने जो वेबसाइट पे आ चुका है, फेसबुक आपको ये डेटा अपने पास सिक्योर कर लेता है। ठीक है, 1 लाख वेबसाइट, आपने 10 लाख लोगों को ऐड दिखाया, 1 लाख लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट की। अब आपके पास 3 तरह के डेटा आ जाता है। एक डेटा आता है कि ये 1 लाख लोगों ने वेबसाइट विजिट की है, फेसबुक आपको बता देता है ये आपका डेटा है 1 लाख लोगों का। ये 5,000 लोग वो हैं जिन्होंने A to कार्ट पे प्रोडक्ट रखा है और A to कार्ट पे प्रोडक्ट रख के चले गए हैं। ये 2,000 बंदे हैं जो परचेज पे प्रोडक्ट रख के चले गए हैं, और ये 500 बंदा या 50 बंदा वो है जिसने प्रोडक्ट बाय कर लिए। अब मेरे ई कॉमर्स इसी वजह से तो आसान है कि अब मुझे नए नए कस्टमर नहीं ढूंढने, मैं इन 1 लाख लोगों के ऊपर अच्छा सा ग्राफिक बनाकर 5% डिस्काउंट का ग्राफिक बनाकर इनको दिखाऊंगा। रीटारगेटिंग कहते हैं उसको, कि इन 1 लाख लोगों को ऐड दिखाओ जो मेरी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, 15,000 रुपये के ऐड दिखाओ, ताकि आपने देखो कि आप एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो, जाते हो, उस तरह के एड्स और वही वेबसाइट के एड्स आपको दोबारा आना स्टार्ट हो जाते हैं जब तक आप उससे प्रोडक्ट बाय नहीं कर लेते, उसके बाद भी नजर आते रहते हैं। तो पहला तो ये आपने 1 लाख लोगों को रीटारगेटिंग किया। सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन्स मिलती हैं वो आपको A to कार्ट पे मिलती हैं, कि वो जो 5,000 बंदा A to कार्ट पे करके गया ना, यही बंदा मुझे अब 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की सेल देकर जाएगा। क्योंकि A to कार्ट वो बंदा करता है जो पूरी वेबसाइट देख लेता है, पूरे प्रोडक्ट्स देख लेता है। A to कार्ट करता है कुछ रीज़न की वजह से, शायद उसका अभी सैलरी नहीं आई, या अभी वो सोच रहा है, या बाद में प्रोडक्ट ले लूँगा, कहीं और देख लूँगा। जब आप A to कार्ट करते हो तो आपको 60 to 70% जो सेल्स होती हैं वो आपको A to कार्ट वालों से ही मिल जाती हैं। तो आप मैक्सिमम बजट लगा देते हो कि भाई इन 5,000 लोगों को तो ऐड रिपीटेडली दिखाना स्टार्ट करो, डिफरेंट वीडियोस भी, डिफरेंट कंटेंट भी आप दिखाते जाते हो, तीसरे या चौथे ऐड के ऊपर आपको कन्वर्जन मिल जाती है। और परचेज पे तो आपको 90% कन्वर्जन मिल जाती है जो परचेज पे प्रोडक्ट रख के गया हुआ है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सिंपल सी मैंने चीज़ बताई थी। पहली चीज़ थी प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट अच्छा सिलेक्ट कर लो। दूसरी चीज़ थी मार्केटिंग। मार्केटिंग का तरीका मैंने बता दिया, फेसबुक पे जाओ और अपनी नीश के एड्स घोल के पी लो। दूसरा काम ये करो मार्केटिंग से रिलेटेड कि जो गूगल पे जाओ, गूगल पे अपना प्रोडक्ट लिखोगे ना तो आपके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड 40 वेबसाइट्स आ जाएंगी कि वो प्रोडक्ट कौन सी वेबसाइट बेच रही है। उस हर वेबसाइट को खोलते जाओ, उस वेबसाइट का जो नाम होगा उसको, उसी नाम को फेसबुक पे सर्च करो, इंस्टा पे सर्च करो और उस ब्रांड को फॉलो कर लो। उससे ये होता है कि आपका की नज़र आपके कंपटीशन के ऊपर हर वक्त होती है। मैं इंस्टा जब खोलता हूँ तो मेरा जो जितना कंपटीशन है जो मेरी नीश में काम कर रहा है वो सारा मेरी टाइमलाइन के ऊपर घूम रहा होता है। मुझे पता होता है अच्छा यार शुगर कॉस्मेटिक ने ये ब्रांड लॉन्च कर दी है, हाउस ऑफ फ्लैशेस ने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये सेल लगाने जा रहा है, ये 11/11 सेल आ रही है, कितने % डिस्काउंट देने जा रहे हैं, कौन सी वीडियोज़ हैं जो हमारी वाली नीश के अंदर वायरल हो रही हैं या रीच अच्छी दे रही हैं। वो सारा कंटेंट मुझे वहाँ से मिलता है। उस कंटेंट को फिर मैं अपने ब्रांड के ऊपर रिप्लिकेट करता जाता हूँ। तो समझाने का या कहने का मकसद ये था कि इसी फील्ड के साथ इतने आप लोगों के पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आप इतना टाइम लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और वो बच्चे जिन्होंने सारा दिन मजदूरी भी करनी है, शाम के टाइम दूसरी जॉब भी करनी है, साथ अपना बिज़नेस भी करना है, हम उनसे हर चीज़ में आ गए हैं, हम उनसे मेंटालिटी में आ गए हैं, बिज़नेस में आ गए हैं, सारी चीज़ों में आ गए हैं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट चेंज कर लो। कोशिश ये किया करो कि शाम के टाइम पहले तो ये कोशिश करो कि जो दोस्त बनाओ ना, मेजरली आज मेरी जो भी स्टेज है उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे दोस्तों का है। दोस्तों का हाथ इस वजह से है कि अगर आपके लेफ्ट राइट के ऊपर जो दोस्त हैं उसमें से एक हाथ भी तगड़ा है ना, एंटरप्रेन्योर है, वो मिसाल तो सुनी होगी, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। ये वही रंग होता है जो पकड़ना चाहिए और पकड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था 2009 में, आज 2023 है, हम दोनों, वो तो माशाल्लाह बहुत आगे, मतलब नंबर्स कोट नहीं कर सकता उसके, या कर देता हूँ। वो 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए का पर मंथ बिजनेस करता है, 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ प्रॉफिट बनाता है और सिंगली काम कर रहा है। 3 से 4 बंदे हैं उसके साथ जो काम करते हैं, यूके यूएसए में काम करता है, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो मेरे लेफ्ट राइट पे दोस्त थे वो आज बहुत अच्छी स्टेज के ऊपर हैं। तो अगर उनका माइंडसेट चेंज है ना, आप उन्हीं से सीखते जाते हो। मेरा एक मेंटोर है जिसको मैं 2011 में मैंने उसकी एक बात अपने दिल से लगा ली थी और आज तक मैं उस बात के ऊपर ही काम करता हूँ कि अगर आपने किसी भी फील्ड में मिलियनेयर बनना है ना, तो अपने इर्द गिर्द या बिलियनेयर बनना है, अपने इर्द गिर्द तो पहले वो लोग जमा कर लो जो उस फील्ड के अंदर है, और एक मेंटोर पकड़ लो जिसने उस फील्ड के अंदर $1 मिलियन बनाया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर $1 मिलियन तक का रास्ता उसको पता है, वो आपको साथ साथ गाइड करेगा, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं, क्या माइंडसेट है, क्या विजन है। $1 मिलियन का रास्ता वो बता रहा, $1 मिलियन का रास्ता उसको पता होगा, वो आपको गाइड करेगा और खुद वो $10 मिलियन का रास्ता निकाल रहा होगा। जब तक आप $1 बिलियन पे पहुंचोगे तब तक या वो 10 मिलियन बना चुका होगा या 7-8 मिलियन तक पहुंच चुका होगा। अब वो आपको 1 मिलियन को 8 मिलियन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स और उस रोड के ऊपर लेकर जाएगा। तो अगर आप पहले तो अभी से, खुदारा अभी से एक फील्ड सेलेक्ट कर लो, कंफ्यूजन से निकल जाओ। या तो डिजिटल मार्केटिंग करनी है, या ई कॉमर्स करना है, या बिजनेस करना है, या जॉब करनी है, जो भी चीज़ करनी है आज डिसाइड कर लो। उसी हिसाब से अपने दोस्त, अपनी फील्ड, अपने इर्द गिर्द लोग जमा करो। अगर दोस्त, वो मैंने बात की थी ना लम्स में और बकाया यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है, क्योंकि लम्स में जो बच्चे आते हैं वो उनके घरों में बिजनेस है, उनकी डिस्कशन बिजनेस है, उनके वो शाम के टाइम भी बैठते हैं तो एक की निशात मिल रहा है तो दूसरे का ये है तो तीसरे का ये है। तो उनकी ग्रूमिंग इस तरह हुई होती है, उनके बिजनेस प्लान इस तरह बनने होते हैं। उनके लिए किसी भी स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए फंडिंग लेना बड़ा आसान है। उनको पता है कि यार उसको जाकर पिच करनी है, ये बिजनेस प्लान है, ये मेरा फॉरकास्टिंग प्लान है, ये मैंने पिच करनी और इसके ऊपर मुझे फंडिंग मिल जानी। यही चीज़ें जो उनकी और बकाया यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट होती हैं। अगर ई कॉमर्स करनी है, मेरा फ्री पेड, जो मैं पहले 50,000 रुपीज़ का पेड ट्रेनिंग करवाता था और पैड बेच लेता था, वो मेरा अभी इसी पिछले 1.5 महीने में मैंने एक फ्री ट्रेनिंग, सेम कोर्स है, कोई डिफरेंस नहीं है, फ्री ट्रेनिंग लॉन्च की थी। अली स्वाति की लाइव में वो 10 क्लासेस पढ़ी हुई हैं।
प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, रिसर्च कैसे करनी है, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, फॉरकास्टिंग प्लान कैसे बनाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे रेज करनी है, सीड फंडिंग क्या होती है, प्री सीड फंडिंग क्या होती है, सीरीए फंडिंग क्या होती है, पाकिस्तान में कहाँ से ये फंडिंग रेज की जाती है, ग्रांट्स क्या होती हैं, ये सब कुछ जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है वो सारी के ऊपर, क्योंकि देखो 1 घंटे में मैं पूरी ट्रेनिंग कवर नहीं कर सकता कि 1 घंटे में आपको बता दूं कि चाइना से कैसे प्रोडक्ट मंगवाया जाता है, यहाँ से कैसे लिया जाता है, बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है, तो 1 घंटे में जितना कवर कर सकता था वो तो चीज़ें मैंने कवर कर ली। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूरी ट्रेनिंग, अगर कोई कॉमर्स में ही आना चाह रहा है तो उसकी पूरी ट्रेनिंग मेरी अली स्वाति की यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप जाकर उसके ऊपर ले सकते हैं। 3 फील्ड्स ऐसी हैं जो मैं फ्यूचर में बड़ी होती देख रहा हूँ। आज जो बच्चे एआई के ऊपर भी काम करेंगे, और कुछ काम नहीं करना है, एआई के ऊपर कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं निकालना। एआई के जो टूल्स लॉन्च होते जा रहे हैं ना, एआई से रिलेटेड कंटेंट पढ़ते जाओ, जो नया टूल लॉन्च होता जा रहा है उसको ही सीखते जाओ कि अच्छा यार ये पर्सोना कैसे क्रिएट कर रहा है, ये डिज़ाइन कैसे हो रहा है, ये वीडियो में कन्वर्जन कैसे हो रही है, जो एआई को ही सीखता जा रहा है। तो मैं उसकी भी गारंटी देता हूँ कि जब आप बाहर निकलते हो, ग्रेजुएट होते हो, आपके पास 20 से 25 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, एआई टूल्स के ऊपर ग्रिप आ जाती है। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपसे पूछते हो कौन सा स्किल सेट है, और आप उसको नाम लेकर बताते हो कि मेरे ये 15 से 20 सॉफ्टवेयर एआई के टूल्स हैं और मेरी उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप है और इस इंडस्ट्री को मैं जानता हूँ, ऐसे जानता हूँ, 1.5 लाख 2 लाख रुपये गपशप होगी ऐसे बंदे को जॉब मिलने की। एक तरफ एक बंदा है जो कंटेंट राइटिंग मैनुअली कर रहा है, और एक तरफ एक बंदा है जिसको कंटेंट राइटिंग के 15 टूल्स के ऊपर ग्रिप है कि हेडलाइंस में जाकर इस वाले टूल से क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया की जो सबसे ज़्यादा सर्च वाली होने वाली हेडलाइंस होती हैं गूगल पे, ये क्रिएट करता है। मेरी इसके ऊपर भी ग्रिप है। कंटेंट में इसके थ्रू करता हूँ, कंटेंट पायरेटेड ना हो, रिपीटेड ना हो, वो मैं इस एआई टूल के थ्रू जाकर ठीक करता हूँ। ये काम मैं इसके थ्रू, पब्लिशिंग में इस एआई टूल के थ्रू करता हूँ, ग्राफिक्स में इस एआई टूल के थ्रू बनाता हूँ, वीडियोज़ में इस एआई टूल के थ्रू बनाकर अपने आर्टिकल में इंटीग्रेट करता हूं। जब वो 10 सॉफ्टवेयर्स के नाम लेता है या एआई टूल्स के नाम लेता है और उसकी इंटीग्रेशन एक आर्टिकल के लिए करता है, उसके लिए ये 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए भी, कसम कह रहा हूँ मजाक होगा, जॉब जनरेट करने के लिए। और दूसरी तरफ दूसरा कंटेंट राइटर है जो मैनुअली कंटेंट लिखता है और आर्टिकल लिखता है, और महीने के जी मैं 15 से 20 आर्टिकल लिख पाता हूँ, उसके लिए 25,000 30,000 रुपये से ऊपर उसको जॉब नहीं मिलनी। फेसबुक ने आपसे पैसे लेने हैं, आप डिजिटल मार्केटर हो तो उसने हर बंदे से पैसे लेने हैं। बूस्ट के थ्रू आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आपको मेटा के थ्रू मिलता है। मेटा सर्च करना है, उसको ओपन करना है, ठीक है, मेटा बिजनेस नाम है, मेटा बिजनेस ओपन करना है। उसको जब आप ओपन करोगे ना तो आपके लिए डिजिटल मार्केटर्स वाला खोलेगा, उसी में आपका पेज इंटीग्रेटेड होगा कि आपका ये वाला आपका वो है, आपके पास इस प्रोफाइल में ये पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। वहां से और क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करोगे, अब उसका जब लेआउट देखोगे और जो बूस्ट का लेआउट है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। यहाँ से प्रॉपर चीज़ें पूछेगा, प्रॉपर वीडियोस पूछेगा, प्रॉपर ग्राफिक पूछेगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेगा। जितनी अच्छी आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे वो इतना अच्छा ऐड लगाकर आपको रिजल्ट देगा। बूस्ट के थ्रू आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते। यहाँ पे तो आपसे पूछता भी है कि आप इस ऐड से लेना क्या चाह रहे हो, ट्रैफिक लेना चाह रहे हो, वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा जनरेट करना चाह रहे हो, इस पोस्ट के ऊपर लाइक्स लेना चाह रहे हो, कमेंट्स लेना चाह रहे हो, इंगेजमेंट लेना चाह रहे हो, या अपना कैटलॉग दिखाना चाह रहे हो, चाहते क्या हो। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा। आप उसको कहोगे ना कि मुझे कन्वर्जन्स चाहिए, सेल्स चाहिए, तो आप कन्वर्जन पे क्लिक करोगे। अब उसको पता है कि भाई ये बंदा अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाकर कन्वर्जन्स लेना चाह रहा है, तो वो कन्वर्जन से रिलेटेड एड्स चलाएगा। आप उसको कहोगे वीडियो के व्यूज़ चाहिए, वीडियो व्यूज़ पे क्लिक करोगे तो वो मैक्सिमम लोगों को दिखाएगा ताकि आपके वीडियो के व्यूज़ जनरेट ज़्यादा हो। बूस्ट पे ये चीज़ें नहीं पूछता आपसे, इस वजह से आपको रिजल्ट नहीं आते।